Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the difference or distinctions between company and partnership. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट ड्रॉ करा है। ठीक है, इसके लिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है स्पेस को। एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ पार्टनरशिप है। तो इनको हम डिफरेंट बेसिस पर स्टडी करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप इज दैट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन को स्टडी करा था जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में वर्कआउट करती है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट करती है और जो इसकी लाइफ है वो इसकी मेंबर की लाइफ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। कंपनी के ऑपरेशंस तब क्लोज होते हैं जब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वी कैन से दैट इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक दूसरे के साथ में प्रॉफिट को शेयर करते हुए बिजनेस को कैरी करने के लिए एग्री हो जाते हैं, जिसमें से उस बिजनेस को या तो सभी के द्वारा या फिर उनमें से किसी कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा रन किया जाए, तो हम ऐसे बिजनेस फॉर्म को पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप की। तो एक तो डेफिनेशन के बेसिस पर डिफरेंस क्लियर है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, जबकि ये क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करती है जहां सारे पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं और बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। सेकंड डिफरेंस इज जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो कंपनी है इट इज़ रेगुलेटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जबकि पार्टनरशिप की बात करी जाए तो पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करना होता है। जबकि कंपनी के केस में इन्हें कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने एक्टिविटीज़ को रन करना होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। क्या डिफरेंस है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ, यानी कि एक लॉ फॉर्म किया जाता है, एक लॉ कंपनी एक्ट के द्वारा डिसाइडेड है और उस लॉ को ध्यान में रखते हुए एक प्रोसीजर सेट किया गया है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा तो पार्टनरशिप फर्म के क्रिएशन के रिलेशन में ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज अगर मैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा देन इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट, यानी कि हर कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है रजिस्ट्रार के पास तब तक वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं होता है। कोई भी कंपनी अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे देन इट इज़ बेटर, लेकिन अगर ना कराना चाहे तो ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम, यानी कि कंपनी के केस में अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय इसको अपने मेमोरेंडम के स्कोप को ध्यान में रखना होता है और जो मेमोरेंडम का स्कोप इसको परमिशन देता है उसी स्कोप में रहते हुए इसे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की कंडीशन नहीं होती है। ठीक, द नेक्स्ट डिफरेंस इज सिक्स्थ डिफरेंस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो इसके मेंबर से बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से कंपनी का एक खुद का नेम होता है, इसकी कंपनी खुद की अपनी कॉमन सील होती है जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी को सीओ कर सकता है या कंपनी अपने नेम से किसी दूसरे पर्सन को सीओ कर सकती है क्योंकि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जो पार्टनर्स होते हैं वही पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वही पार्टनर्स होते हैं। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जब हम बात करते हैं कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 2, क्योंकि कंपनी के अंदर 3 टाइप की कंपनीज होती हैं जो हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर स्टडी करते हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी, और दूसरी होती है 1 पर्सन कंपनी। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज होती है नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने जरूरी हैं। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने जरूरी हैं, और ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, इसमें मिनिमम भी 1 रहता है और मैक्सिमम भी 1 रहता है। और जबकि हम जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। एक पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट नहीं कर सकता, मिनिमम 2 पर्सन्स का होना जरूरी होता है। कंपनी के केस में जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम की लिमिट होती है 200, पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम की लिमिट होती है अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। जितने मेंबर्स आप ऐड करना चाहो उतने मेंबर्स आप पब्लिक कंपनी में ऐड कर सकते हो। जबकि 1 पर्सन कंपनी के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम भी 1 ही रहता है, क्योंकि इसी वजह से इसका नाम 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि इसके अंदर केवल 1 ही मेंबर होता है। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पर्सन्स को ऐड किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 पार्टनर्स की। नेक्स्ट वी कम टू द अबाउट द लायबिलिटी। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो जनरली कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर या जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो केवल जो उनके द्वारा शेयर्स रखे जा रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू की अनपेड अमाउंट तक की लायबिलिटी रहती है। इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। यानी कि द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी टू द अनपेड अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर कोई भी ड्यूज रहते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, या उसे अपने जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं उनको अगर कुछ अमाउंट पे करनी है, तो चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना सेल करनी पड़े, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉपर्टी है या पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करने के बाद भी अगर अमाउंट ड्यू रह जाती है तो उन्हें भले ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके ये अमाउंट पे करनी पड़े, लेकिन उन्हें पे करनी ही पड़ती है। इसी वजह से इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट कम टू द डिफरेंस। शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर मैं कंपनी की बात करूंगा तो पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स को प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया जा सकता है। कंपनी से करती है शेयर्स को इश्यू करती है, पब्लिक कंपनी के द्वारा शेयर्स को इश्यू किया जाता है, और जो भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं ये शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आप इन शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है और सेल करके ट्रांसफर कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। द शेयर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जो इंटरेस्ट रहता है, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करी है वो उसी पर्टिकुलर पार्टनर के नेम पर रहती है। ठीक है, वो अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे देन इट इज नॉट पॉसिबल। या तो उसे एग्जिट करना पड़ेगा और दूसरे पर्सन को अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं पार्टनर्स के पास या जो उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है उसको वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस इज जब हम कंपनी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि सेपरेशन होता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज ऑफ द कंपनी ओनली। कंपनी की प्रॉपर्टी केवल कंपनी ही की प्रॉपर्टी होती है। शेयर होल्डर्स का उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। उनकी शेयर होल्डिंग तो है कंपनी के अंदर, लेकिन उनका कंपनी की प्रॉपर्टी पर कोई भी लीगल राइट नहीं होता है। लीगल राइट केवल कंपनी का ही रहता है। जबकि हम जब फर्म की बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है ये जितने पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज
किसी भी कंपनी के हम अगर एक्ट की बात करेंगे तो जो एक्टिविटीज उसके द्वारा परफॉर्म की जाएंगी वो मेमोरेंडम के स्कोप को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म की जाती हैं। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो भी स्कोप डिसाइडेड है उस स्कोप को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कंपनी अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को फॉलो कर सकती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, द पार्टनरशिप फर्म कैन डू एनी लॉफुल एक्ट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी कि अगर फर्म के सारे पार्टनर्स की कंसेंट है, वो एग्री हैं, तो वो कोई भी लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर सकती है। इसके रिगार्डिंग कोई भी स्कोप बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉफुल एक्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ जितने पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट भी होनी चाहिए, तो ये उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में जो कंपनी की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म की बात करें अगर हम, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं दे ऑल आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और by any one of the partners who is acting on behalf of all the partners। या तो सारे पार्टनर्स उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी होती है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस, अ कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट करती रहती है। जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं होता है कंपनी को क्लोज नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो इसका कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। अगर सारे पार्टनर्स रिटायर हो जाए फर्म से तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में अगर सारे मेंबर्स चले भी जाएं तो भी कंपनी क्लोज नहीं होती है जब तक कि इसके ऑपरेशंस वाइंड अप नहीं हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस इज, जब हम कंपनी की बात करते हैं देन इन कंपनी ऑल डिसीजंस आर मेड बाय ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म करना है, कोई भी डिसीजंस फॉलो करने हैं कंपनी के अंदर, तो उसके लिए या तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी है वो किस लेवल की है। अगर ऑर्डिनरी लेवल की एक्टिविटी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर उसके रिगार्डिंग डिसीजन फाइनल किया जाता है, और अगर स्पेशल कैटेगरी की है तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके उसके रिगार्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में, उसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है तो उस केस में उस पर्टिकुलर डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज, अ कंपनी कैन बी डिसॉल्व बाय फॉलोइंग अ लीगल प्रोसेस। एक लीगल प्रोसेस होता है और उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब तक उस लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं मानी जाती है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है कि इसको आप डिसॉल्व कर सकते हो बाय पार्टनर्स एट एनी मोमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट। यानी कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो, उनकी म्यूचुअल कंसेंट हो, तो उनकी म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर पार्टनरशिप को जब चाहो तब डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी आपको लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मैनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। कंपनी के केस में इसे डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी एक्ट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करना है, या फिर जो सेबी है अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करना है। तो इस तरह से कंपनी को डिफरेंट बॉडीज के द्वारा फॉर्म किए गए डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को रन करना होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत ही कम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ये अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट differences between company and partnership firm. Thank you.